कि इन बच्चों को एक एक सत्यार्थ प्रकाश और 1100 रुपये। नमस्कार जी संदीप भाई साहब, आज आपने जो बच्चों का प्रोग्राम किया मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन कई दिन हो गए इन बच्चों के मेडल आए। हाँ बिल्कुल भाई साहब, एक्चुअली स्कूल के काम से और भी फिर सामाजिक कार्य हैं, तो मैं ये मेरा दुर्भाग्य समझो कि मैं नहीं था यहाँ पे, और मैंने एक जो अपना KSD इंडिया चैनल है उसका एक वीडियो जो है मैंने देखा, और मेरे को पता चला कि भाई हमारे गांव के अंदर बच्चे मेडल लेके आए हैं, वो भी नेशनल लेवल का। कितनी बड़ी बात है। हमने नॉर्मली देखा है कि लोग साई में ट्रेनिंग लेते हैं, बड़े बड़े शहरों में बहुत खर्चा करके वो इस प्रकार नेशनल राष्ट्रीय स्तर के मेडल ले पाते हैं, लेकिन हमारे गांव में ही किसानों के बच्चे, एक तो सोनू, एक सौरभ, और वो भी नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जो है लेके आ रहे हैं। और हमारे ही गांव में जो 2-3 एकेडमियाँ बड़ी अच्छी चली हुई हैं, एक तो सरकारी स्कूल के पास है एकेडमी, उसमें प्रवीण कोच हैं, और एक अपनी स्टेडियम के साथ में है संदीप कोच है, और बहुत ही अच्छी एकेडमी जो है चला रहे हैं ये सब, और अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी बड़ा इसको इन बच्चों को लाभ मिल रहा है। तो मेरे मन में आया कि भाई इनको ज़रूर सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि केवल ये हमारे गांव के हैं ऐसा नहीं है, हमारे विद्यालय में भी जो बच्चे पढ़ते हैं, गुआंढ के भी जो बच्चे हैं, उनमें एक संदेश जाएगा कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी शिक्षा लेकर के इस प्रकार के मेडल प्राप्त करो। आप गांव में रहकर, अपने माता पिता के साथ रहकर, ग्रामीण क्षेत्र में भी मेहनत करके इस प्रकार के मेडल आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो एक स्वर्णिम अवसर है सभी बच्चों के लिए, तो उनको भी एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी इससे कि भाई हम भी मेडल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का विचार है कि भाई वहाँ नहीं गया पिताजी, आपने मैं एकेडमी में नहीं भेजा और आप तो पैसा नहीं खर्चते। ऐसा नहीं है कि केवल पैसे से ही सब कुछ होता है, आपकी मेहनत। और इन बच्चों का जो मैंने देखा है, और फिर माता पिता भी किसान हैं, बिल्कुल कोई ये नहीं कह सकता कि वो बहुत बड़ी सरकारी नौकरी पे हैं या उन्हीं के बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस सब को देखते हुए मेरी बड़ी इच्छा हुई, इसलिए मैंने उन बच्चों को जो है सत्यार्थ प्रकाश भी उनको साथ में प्रदान की सम्मान के साथ, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जो बच्चों को इतना योग्य बना देता है कि किसी भी अवस्था में वे सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव का मतलब है सत्य प्रकाश से जो है ना इन शब्दों और बुद्धि का निर्माण है कि कोई फैसला लेते समय उसने किसी तरह का संकोच नहीं है। माता पिता समाज की कोई गलती या कोई प्रभाव है वो अपने दिमाग से अपनी बुद्धि से कर लेता है। सत्य प्रकाश में इतना ज्ञान छुपा हुआ है बिल्कुल। अच्छा जी संदीप भाई साहब, अगर मान लिया जैसे ये तो काफ़ी गरीब परिवारों से बच्चे हैं दोनों, और जैसे हमारा गांव तो खेल गांव है एक तरह से यहाँ के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में लगभग है, तो आप सभी के लिए या जैसे आपके स्कूल के बच्चे हैं उन्हीं के लिए, ये शायद आपके स्कूल के बच्चे रहे हैं, यही तो मेयर नहीं कर गया आप? नहीं, देखो मेरे स्कूल के बच्चे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इन अकेडमियों ने भी जब भी कभी कोई मेरी इनको ज़रूरत पड़ी है, कोई भी मैंने सहयोग किया है सभी अकेडमियों के अंदर, और जैसे संदीप कोच हैं, ये हैं, कोई भी इन्होंने कभी भी कोई मदद की इनको ज़रूरत पड़ी है, मैंने कभी मना नहीं किया है। और इवन कोई बच्चा भी है, अगर वो भी कोई मदद के लिए मेरे पास आता है तो मेरे द्वार हमेशा खुले हैं, और मैं खुले दिल से गांव का या मेरे गांव के जो साथ में गांव हैं उनका किसी का भी कोई भी बच्चा हो, अगर वो इस प्रकार उत्कृष्ट राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करता है और अच्छा मेहनत कर रहा है, तो उस बच्चे के लिए हमेशा मेरे द्वार खुले हैं, और मैं उसकी मदद के लिए सदैव तैयार हूँ, कभी भी वो मेरे पास आ सकता है। धन्यवाद। अच्छा संदीप भाई, ये तो जो है ना नेशनल में मेडल थे, अभी तो प्लेटफार्म और भी बच रहे हैं, इंटरनेशनल है, एशियाड है, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक है, इनके लिए कोई घोषणा है आपके पास? हाँ, इनके लिए भी अगर देखो मेरे से जितना भी हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल हेल्प लगा लो या दूसरी मदद लगा लो या कोई आर्थिक उनको आवश्यकता पड़ती है, तो मैंने पहले भी कहा है मेरे द्वार हमेशा इनके लिए खुले हुए हैं, बच्चों के लिए। और मैं तो बल्कि प्रार्थना करता हूं, और मैंने उन बच्चों को आशीर्वाद भी दिया है कि आप ओलंपिक में जाओ और एक और भी ज़्यादा उत्कृष्ट आप लोग प्रदर्शन करें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं
खुले दिल से मैं हर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए धन्यवाद। तैयार हूं। तो भाई ये भारत विद्यापीठ का सिंडी में संदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। इनका कहना यही है कि जैसे इन बच्चों ने नेशनल में उपलब्धियां ली है और उपलब्धियां जो अभी बची हुई हैं उनके लिए कोई भी अगर हमारे अदर जो ना आस पड़ोस के जो गांव हैं भाई किसी के अंदर ये हो भाई हमारी तो कैपेसिटी नहीं है बच्चे को आगे बढ़ाने की, तो किसी तरह की मदद की आप आवश्यकता समझो तो संदीप सर से आप संपर्क कर सकते हैं निस्वार्थ। इसमें किसी इनका ये नहीं है भाई ये मेरे स्कूल का छात्र है या मेरी जाति का है या मेरे गांव का है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इस देश के लिए इस जिले के लिए कुछ करने के लिए तत्पर है तो जो ना भारत विद्यापीठ उनके साथ है। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो बड़ा अच्छा होया मिलकर। और आप देखिए ये इन बच्चों का मास्टर जियों ने और प्रोफेसर सतपाल जी जो भारत विद्यापीठ के एमडी हैं उन्होंने इन बच्चों का स्वागत किया है। देखिए अभी आ गया श्री सत्यपाल आर्य जी, मेरे गांव से आए हुए श्री प्रकाश जी, श्री जीत सिंह जी और साथी अध्यापकगण व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं ये दो होनहार बालक, इन्हें आप बालक कहें, छात्र कहें, पहलवान कहें, ब्रह्मचारी कहें, कुछ भी कह सकते हैं, इन दोनों का सर्वप्रथम मैं इस विद्यालय परिसर के अंदर स्वागत करता हूं फूल मालाओं से, और आप भी तालियों से इनका जोरदार स्वागत करें। ये दोनों ही छात्र कासंडी गांव के हैं और हमारे स्कूल के भी पुराने छात्र रहे हैं। इनमें से एक है सोनू पुत्र श्री जय भगवान, पिता किसान हैं और नेशनल जूनियर चैंपियनशिप अंडर 17 में सिल्वर मेडल जो है इस विद्यार्थी ने प्राप्त किया है, नेशनल राष्ट्रीय स्तर की। सौरभ पुत्र श्री नवीन कुमार, ये भी एक किसान के पुत्र हैं और इन्होंने भी नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हो सकता है कि ट्रायल के बाद इन्हें ओलंपिक में खेलने का भी मौका मिल जाए। इनको यहाँ बुलाने का जो मेरा उद्देश्य है, गांव वालों ने इनका स्वागत किया, किसी कारणवश हम यहाँ पर नहीं थे इसलिए स्वागत नहीं कर पाए, तो आर्य साहब ने निर्णय लिया कि इनका स्वागत हम अपने स्कूल की प्रार्थना में करेंगे, मॉर्निंग असेंबली में करेंगे। इनको बुलाने का मेरा एक ही उद्देश्य है बेटा कि नेशनल चैंपियनशिप में ये अवार्ड इन्होंने कैसे प्राप्त किया, ये जो मेडल है ये कैसे प्राप्त किया, ये जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप भी इनकी भांति मेडल प्राप्त कर सकें या जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें। इसमें बेटा 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम लक्ष्य का निर्धारण करना। आपको जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, वो आपने निर्धारित करना है। सर्वप्रथम मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। जैसे इन बच्चों को रेसलिंग का चैंपियन बनना था, पहलवान बनना था, एक राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो सर्वप्रथम इन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया। अब लक्ष्य निर्धारित हो गया, आपने महाभारत के अंदर सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ये जो स्टोरी है ये लगभग हर स्कूल के अंदर बताई जाती है, लेकिन अब नए बच्चे आ गए हैं, वो महाभारत रामायण टीवी पर इतना नहीं देखते। द्रोणाचार्य जब अपने कौरव पांडवों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें से योग्य विद्यार्थी कौन है। एक चिड़िया, कृत्रिम चिड़िया जो है पेड़ पर स्थापित कर दी गई और द्रोणाचार्य ने सभी से पूछा कि युधिष्ठिर बताओ, तुम्हें इस चिड़िया की आंख का भेदन करना है। वो बोला ठीक है जी, बताओ क्या नजर आ रहा है। उसने कहा सर पेड़ नजर आ रहे हैं, डालियां नजर आ रही हैं, पक्षी है। फिर उसने दुर्योधन से पूछा, उसने भी कहा कि वो बहुत सारे वृक्ष हैं, उनके बीच में ये वृक्ष खड़ा है, ऊपर इस पे चिड़िया है। फिर अर्जुन से पूछा कि आपको क्या नजर आ रहा है। अर्जुन ने कहा गुरुदेव
मुझे केवल आंख नजर आ रही है चिड़िया की, क्योंकि उसी आंख का भेदन करना था। तो इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। जब आप एक लक्ष्य के भेदन का उद्देश्य बनाएंगे कि मेरा ये लक्ष्य है, सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित करो। अब दूसरा क्या है? दूसरी एक छोटी सी चीज है, while sleeping, while playing, while studying, working anything, you have to live your aim in your life. आपको सोते जागते उठते बैठते केवल आपका उद्देश्य आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, कुछ और नहीं। जब दिन रात आप मेहनत करोगे अपने लक्ष्य के लिए, तभी आप सफलता प्राप्त करोगे। और इसके कई उदाहरण हैं जो मैंने स्वयं देखे हैं। मैंने 2000 में एमकॉम की थी और 96 में मैं जाट कॉलेज में बीकॉम में था। मेरे बहुत से साथी थे जो आज असिस्टेंट कमिश्नर हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हैं। उनमें और दूसरे छात्रों में क्या अंतर था? वे, उनका एक ही उद्देश्य था। उनकी दाढ़ी भी बढ़ जाया करती, कई बार कॉलेज में चप्पलों में आ जाया करते, और केवल एक ही ध्यान था, IAS, HCS। उसी की किताबों में खोए रहते थे। और ऐसे छात्र भी थे जाट कॉलेज में जो गुंडागर्दी, बदमाशी, डॉन, अरे यही उम्र है, मजे लो। इस उम्र में मजे लोगे तो सारी जिंदगी क्या करोगे? आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वे जो उस समय मजे लेते थे, वे फोन करते हैं मेरे पास कि भाई संदीप, थोड़े पैसे की जरूरत थी, मदद कर दे। और जो वे IAS बन चुके, उनके पास मैं फोन करता हूं, भाई एक छोटा सा काम था, आप क्या बनना चाहोगे? ये आपके हाथ में है। मेरे गांव के भी ऐसे बहुत से ऐसे मैंने विद्यार्थी, कबड्डी के खिलाड़ी, कुश्ती के खिलाड़ी देखे हैं जो बर्बाद हो गए बेटा। बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी थे, श्रेष्ठ खिलाड़ी थे, लेकिन क्यों बर्बाद हो गए? संगत की वजह से। उनके जो साथी हैं शराबी, शादी में ले गए, बोले भाई आज पी ले, शादी है, शादी में तो सब पी लेते हैं, उसकी शुरुआत करवा दी। लेकिन वो नहीं जानता कि ये कब तेरी आदत बन गई और कब तेरा कैरियर समाप्त हो गया। और आज वे शराबी, उनकी बुरी हालत है, आज वे पश्चाताप करते हैं कि मैं बुरी संगत में क्यों गया। यह तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, जब आप पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ कार्य करेंगे, तो याद रखना जो आसुरी शक्तियां हैं, कौन है आसुरी शक्तियां? आलस, प्रमाद, काम, क्रोध, लोभ, हर तरह की जो आसुरी शक्तियां हैं, वे आपको अपनी चपेट में लेने की कोशिश करेंगी और कोशिश करेंगी कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। आपने कितने उदाहरण महाभारत रामायण में देखे होंगे कि ऋषि तपस्या कर रहा है, तो कभी कोई अप्सरा उसकी तपस्या भंग करने के लिए आती है। एक शिव का उदाहरण दूंगा मैं। वो बेटा सिर्फ कवि के द्वारा वर्णित है, वास्तविकता क्या है थोड़े से शब्दों में बताऊंगा। जैसे आपने शिव का देखा होगा कि महादेव तपस्या में लीन है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए समाधि की अवस्था में जाने वाले हैं, और तभी कामदेव जी प्रकट हुए, या इंद्र ने कामदेव को भेजा। यह आसुरी शक्ति है, बुराई। और फिर उस कामदेव ने 5 बाण छोड़े, वे शिव से टकराए, शिव क्रोधित हो गए, तीसरी आंख खुल गई, कामदेव को भस्म कर दिया। क्या अर्थ है इसका? क्या कामदेव कोई पुरुष है? ना, कामदेव एक आसुरी शक्ति है। जब आप मेहनत से कार्य करेंगे तो यह आसुरी शक्ति आप पर हमला करेंगी, और शिव की भांति जो एक बहुत बड़ा योगी था जिसने उन काम रूपी शक्तियों को भस्म कर दिया, तभी वो समाधि की अवस्था में जा पाया, तभी ईश्वर से उसका मिलन हो पाया। और यहां पर आपका ईश्वर क्या है? आपका ईश्वर है आपका लक्ष्य। जब आप उसे ईश्वर मान लेंगे और उसकी प्राप्ति पर लगेंगे, तभी आप उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। तो तीसरी चीज मैंने बता दी, बुराइयां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, आपकी संगत। इसलिए यह निर्णय आपने लेना है कि +2 12वीं तक मेन शिक्षा है बेटा। मैंने जो ज्ञान +2 तक प्राप्त किया, उसके बाद कोई वृद्धि नहीं हुई। यहां पर साइंस के टीचर भी खड़े हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हैं। +2 की जो साइंस है अल्टीमेट साइंस है, आगे विस्तार है, अपने आप होता चलता है। इसलिए इस +2 कक्षा तक आप जो कुछ करना चाहेंगे आप वो कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता।
इसलिए ये जो दो विद्यार्थी हैं इनका मैं सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि ये अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर हैं और इनको भी इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि बेटा अब वो समय आ गया है कि आप अपने पद से भ्रष्ट हो सकते हो, उससे कभी मत भटकना। इसलिए मैं प्रोफेसर श्री सत्यपाल आर्य जी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं कि इन बच्चों को एक एक सत्यार्थ प्रकाश और 1100 रुपए से सम्मानित करें। अध्यापकगण, प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण जीवन बहुत लंबा होता है। अभी आपके सामने पूरा जीवन खड़ा है और ये जो आपका कार्यकाल है, ये विद्यार्थी काल है, ये मकान की नींव है। जो अभी आप इस मकान की नींव मजबूत कर लेंगे, 12वीं तक मकान की नींव है। और राम मंदिर बढ़ते समय नहीं हो टेलीविजन पर देखा होगा आपने, कितने बड़े चबूतरे नीचे से लाए, उठा कर पूरा चबूतरा बढ़ा दिया और अब उस पर मकान चलेगा। तो आपके जीवन के लिए ये 12वीं क्लास तक पढ़ना आपके जीवन काल की नींव है और वो मजबूत भरी गई। आगे केवल आपके ज्ञान का विस्तार है, मूल ज्ञान आपका हो चुका है। इससे आगे जितना भी आप पढ़ेंगे, उस जो आपने पढ़ा है छोटे रूप में, उसका विस्तार है। इसलिए आप इस जीवन को बर्बाद ना करें। आगे पढ़ाई का ही मूल्य होगा। जमीनें रही नहीं है माता पिता के पास, खर्चे चलाने मुश्किल हो गए हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई है, ये जो विद्या है, विद्या के साथ जो कला आपके जीवन में आएगी, वो कला आपको आगे ले जाएगी। पढ़ाई भी एक कला है और ये पढ़ाई करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्या ही आपकी जीवनचर्या होगी, आपके जीवन को चलाएगी। अगर इस विद्या को आपने ग्रहण नहीं किया, इस समय को आपने बर्बाद कर दिया, तो निश्चित रूप से समय उसको बर्बाद कर देता है। जो समय को कीमत नहीं समझता, समय को बर्बाद करता है। अंत में आकर के समय उसको बर्बाद कर देता है और उसका जीवन जो है ना, पथभ्रष्ट हो जाता है। तो बहुत कुछ संदीप ने आपको बताया, वो पर्याप्त है। मेरा तो सारा जीवन पढ़ने पढ़ाने में चला गया। कॉलेज में प्रोफेसर रहा, गवर्नमेंट सर्विस थी। 10 वर्ष पहले छोड़ करके आया। 1 लाख रुपए उस समय मेरी तनख्वाह थी और 10 साल पहले छोड़ देना 1.25 करोड़ का लॉस है। क्योंकि मैंने लक्ष्य बनाया कि अब काम तो बहुत कुछ हो चुका, 20 साल 25 साल सर्विस भी कर ली। अब मैंने ग्रामीण क्षेत्र में संस्थान खोलना है और बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छी शिक्षा देनी है और स्कूल और कॉलेज और भी इसके अलावा मैं कुछ कर सका तो वो मैंने करना है और उसको त्याग दिया। डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि आप गलती करने जा रहे हो, मत छोड़ो। सर्विस तो लोगों को मिलती नहीं है, आपको मिली हुई सर्विस और बहुत बड़ी तनख्वाह, ये छोड़ना मूर्खता समझता हूं मैं। मैंने उनको एक ही लफ्ज में कह दिया कि मेरा जो अगला लक्ष्य है वो पैसे का दृष्टिकोण नहीं है। अगला लक्ष्य छात्रों को, विद्यार्थियों को शिक्षा देना और नई जनरेशन को तैयार करना। क्योंकि नई जनरेशन अगर सही बनी तो उनका जीवन सफल होगा। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में बिगड़े हुए आते हैं, दाढ़ी मूछ वाले। अब छोटे बच्चों को तो नहीं पढ़ाने का अवसर मिलता, कॉलेज में तो बड़े बच्चे आते हैं 12वीं के बाद के, और वो पके पकाए होते हैं। यहाँ हमारी शिक्षा का, विद्या का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को हम शिक्षा देंगे, पढ़ाई कराएंगे, उनको संस्कार देंगे तो वो अच्छा रहेगा।
इसलिए मैंने त्याग पत्र दे दिया। मंजूर तो हुआ पूरे 1 साल में, इसे लपेटे लगते रही, लेकिन क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि मैंने छोड़ना है इसको, और छोड़ दिया। और 20 साल से हम काम कर रहे हैं। कुछ टीचर तो ऐसे हैं, अब यहाँ आपके बीच में सुनीता है, सुनील वाला है, ये तो जब स्कूल खुला था तब से हैं और आज तक इस संस्थान की सेवा कर रही है। एक आध और भी होगा शायद। तो ये जो है ना, ये जो काल है आपका, ये जो समय है आपका, ये इतना बेशकीमती समय है, इसको बर्बाद ना करो। बड़े लफड़ों में मत बढ़ो, बुराइयों से दूर रहो, पढ़ाई अपनी किताबों को संभाल के रखो। किताब विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन सबसे श्रेष्ठ धन होता है। इससे बड़ा कोई धन नहीं होता, विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं होता। ये संपत्ति ऐसी संपत्ति है जिसको भाई बता नहीं सकते। आपके जमीन आपके पास 5 एकड़ है, 2 भाई है, 2.5 बंट जाएंगे। मकान 5 कमरे का है तो 2-2 कमरे बंट जाएंगे। 1 कमरे में बूढ़ा बुढ़िया भी रहना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह, विद्या को कोई बंटवा नहीं सकता है। न चोर हारियम न चोराज हारियम, न चोर इसको चुरा सकते हैं, क्योंकि दिमाग में आपके में कहाँ से चुराएंगे। न चोराज हारियम, राजा जबरदस्ती आपसे विद्या को छीन नहीं सकता। कोई भी दुनियाई ताकत उस विद्या जो आपने प्राप्त करी उसको छीन नहीं सकता। न भ्रातृभाज्यम, भाई इसको बंटवा नहीं सकता, भाई इसको बंटवा नहीं सकता। जमीन तो बट जाएगी, मकान बट जाएगा। आपके पास जो विद्या आपने ग्रहण कर ली, एक भाई अनपढ़ रह गया, एक भाई बहुत कुछ पढ़ गया, तो जो बहुत कुछ पढ़ गया ना, वो उस विद्या को वो भाई भी नहीं बता सकता, अन्यथा बाहरकारी। और पढ़ी हुई विद्या का कोई बाहर है? ये मेज उठाओगे तो बाहर है, और लोहा उठाओगे बाहर है। लेकिन ये विद्या कितनी ही आप ग्रहण करते जाओ, इसका कोई भार नहीं होता है। भार नहीं होता है, या होता है, भार नहीं होता इसका कोई। कितना ही पढ़ते जाओ, बड़े बड़े ऑफिसर बन जाओ, बड़ी बड़ी डिग्रियां PhD डीलिट ये सब लेते जाओ, कोई भार नहीं होगा। आराम से आपके दिलो दिमाग को दुरुस्त रखेगा, ये विद्या का ज्ञान दुरुस्त रखेगा आपके दिलो दिमाग को। इसलिए आपको स्थिर बुद्धि होना अनिवार्य है। अब स्थिर बुद्धि होकर के चलो, जब आप विद्वान बन जाओगे, पढ़ लिख जाओगे, आपका कार्य क्षेत्र आरंभ हो जाएगा, आपको इस तपस्या का फल मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर आप यूँ समझेंगे कि मैंने जो विद्या पढ़ी, तपस्या की, वो मेरी सफल हो गई, आज मैं सुख से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो विद्या जैसा कोई धन नहीं है। आपका विद्या का काल है, इसे सही बिताएं, सही विद्या ग्रहण करें, स्कूल का दिया हुआ काम पूरा करके ले आए। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा और उस पर अमल करोगे। स्कूल के अंदर का जो टाइम है ना, वो इतना होता है, अगर उसको आप वृथा नहीं गवाओगे तो घर आपको बस्ता उठाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन दिक्कत ये होती है, आप अपने समय को बर्बाद करते हो, गंभीरता से नहीं लेते हो, बर्बाद करते हो। तो ऐसा ना करो, कीमती समय है और इस समय को सही बिताओ, इसका सदुपयोग करो। इन शब्दों के साथ मैं इन दोनों विद्यार्थियों को आशीर्वाद देता हूँ। और एक सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक महर्षि स्वामी दयानंद ने बनाई है, वैदिक धर्म की पुस्तक है, और ये इतनी बढ़िया पुस्तक है। अगर आप सब थोड़े थोड़े हिंदी में, संस्कृत और हिंदी दोनों है, हिंदी में आप पढ़ोगे, बड़े समझोगे, बड़े आराम की बातें लिखी हैं। अगर ये किताब आप अपनी किताबों के अलावा आधा घंटा रोज इसको दे दें, तो जिंदगी में आप कभी असफल हो ही नहीं सकते, और ना ही आप कुमार्ग पर चल सकते, अच्छे मार्ग पर रहोगे। इसलिए दोनों पुस्तकें, हमने 500 पुस्तकें बनवाड़े का वहाँ जो सम्मेलन हुआ गांव में,
500 पुस्तकें जो है ना वो हमने ये बंटवाए, सब लोगों को बड़े खुश होकर के ले गए। हम इसी तरह के उत्तम काम में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और बुरे कार्य से बचे। तो ये 2 किताबें जो हैं, 2 किताबें और 1100 रुपये। पर सभी टीचर्स भी आ जाएगा और